हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। ये है हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 25। आज की टेस्ट सीरीज बहुत ही खास है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगामी एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आप हमें लिखिएगा कि आपको आज की ये क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अपना नोटबुक और पेन ले लीजिए और अपना स्कोर जरूर लगाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। और हाँ, जो वीडियोज हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक बार सभी वीडियोज़ को अवश्य देखिएगा क्योंकि ये सभी वीडियोज़ हमने आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ही प्रिपेयर करी हैं। ठीक है, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज जो कि रिलेटेड होती है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से, और साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एमसीक्यू टेस्ट सीरीजेज। इन फ्यूचर में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे डिटेल्ड क्लासेस जो कि होंगी टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके अप्रिशिएट करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाने की। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। आई होप आपकी पेन और नोटबुक रेडी होगी। आप अपना स्कोर हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 339। क्वेश्चन है, अस्थि तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है। जो अस्थि तंत्र होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है शरीर को आकार देना, बी रुधिर कणिकाओं का निर्माण, सी श्वसन में सहायता, या फिर डी उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अधिक समय चाहिए तो आप अपना समय ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। आई होप आपने गैस कर भी लिया होगा। जी हाँ, जो अस्थितंत्र है उसका प्रमुख कार्य है शरीर को आकार देना। ठीक है, शरीर को जो ढांचा प्रदान करता है वो होता है अस्थि तंत्र, या फिर कह सकते हैं कि कंकाल तंत्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 340। क्वेश्चन है, मनुष्य की टांग को निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। ठीक है, जो मनुष्य की टांग होती है उसे तीन भागों में बांटा जाता है। ये कौन से तीन भाग हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गुल्फ, उंगली और प्रपद। ऑप्शन सी है उर्विका, अंतजंगिका। ऑप्शन सी है पगदंड, पैर या प्रदप। या फिर ऑप्शन डी है उगर, पगदंड, पैर। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए हम आपको राइट आंसर बताने जा रहे हैं। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उगर, पगदंड और पैर। उगर यानी कि फीमर वाला जो रीजन है, ठीक है, थाई वाला जो रीजन है उसे उगर कहा गया है। पगदंड यानी कि जो आपका टिबिया फिबुला वाला रीजन है, ठीक है, सिन स्प्लिंट भी जहाँ पर कहते हैं हम, सिन वाला जोन। और उसके बाद लास्ट जो आपका है पैर वाला भाग। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 341। क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसमें शरीर का कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वह कौन सी क्रिया है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है श्वसन, बी है रुधिर परिसंचरण, सी है पाचन, डी है प्रजनन। इनमें से वह कौन सी क्रिया है जिसमें शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कर लीजिए। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, श्वसन ऐसी क्रिया है जो हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, कैसे, जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में उपस्थित एटीपीज और अन्य चीज़ों के साथ क्रिया करती है, तत्पश्चात ऊर्जा उत्पादन का कार्य होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 342। क्वेश्चन है, रुधिर का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होगा। चलिए मैं आपको चार ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए है श्वास नली, बी है हृदय, सी है वायुकोष्ठ और डी है उपर्युक्त सभी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, जो रुधिर यानी कि ब्लड है उसका शुद्धिकरण किस अंग में होता है ये पूछा गया है। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुकोष्ठ। ठीक है, यानी कि लंग्स में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 343। क्वेश्चन है, श्वासोच्छ्वास
की क्रिया में भाग लेने वाले अंग हैं। ठीक है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में भाग लेने वाले अंग कौन से हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पसलियाँ, बी है उरोस्थी, सी है तंतुपट या फिर डी है उपर्युक्त सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कर लीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है उसमें ये सभी अंग भाग लेते हैं, मीन्स कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के मैक्सिमम पार्ट्स में, जैसे पसलियाँ हैं तो जब हमारा लंग्स फैलता है तो उन पसलियों पर भी क्रिया होती है, ऐसे ही उरोस्थी और तंतुपटों में भी क्रिया होती है। तो ये सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 344। क्वेश्चन है, निश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष वायु का आयतन होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर फेफड़ों में शेष वायु का आयतन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार लोग इसे मात्रा समझकर गलत ऑप्शन भी चूज कर देते हैं। वायु की मात्रा नहीं बल्कि वायु का आयतन पूछा गया है कि अगर निश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष वायु का आयतन कितना होगा। ठीक है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है 500 लीटर, ऑप्शन बी है 3.5 लीटर, ऑप्शन सी है 6 लीटर, ऑप्शन डी है 2.5 लीटर। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.5 लीटर। ठीक है, निश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष वायु का जो आयतन होता है वो होता है 3.5 लीटर। ठीक है, अगर वायु की मात्रा पूछी होती तो फिर वो डिफरेंट होती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 345। क्वेश्चन है, पसलियों के टूटने पर दम घुट रहा हो तो कृत्रिम श्वास किस विधि से दिया जाता है। ठीक है, कृत्रिम श्वास आपको पता है सीपीआर को भी हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति की पसलियां टूटने पर दम घुट रहा है तो उसे कृत्रिम श्वास जो है यानी कि जो सीपीआर है वो किस विधि से दिया जाएगा। ऑप्शन ए सैफर विधि से, ऑप्शन बी सिल्वेस्टर विधि से, ऑप्शन सी लाडोविड विधि से या फिर ऑप्शन डी लावोड विधि से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आना ही आना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन डी लावोड विधि से। ठीक है, जो पसलियों किसी इंसान की पसलियाँ टूट जाती हैं, उसका दम घुट रहा हो तो ऐसी स्थिति में उसे लावोड विधि से कृत्रिम श्वास दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 346। क्वेश्चन है, कब्ज के रोगी को आहार में अधिक मात्रा में क्या देना चाहिए। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को कब्ज हो जाए तो कब्ज का रोगी हो जाता है तो फिर उसे आहार में क्या देना उचित है। ठोस पदार्थ, ऑप्शन बी वसायुक्त पदार्थ, ऑप्शन सी रेशेयुक्त पदार्थ, ऑप्शन डी पौष्टिक पदार्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहूँगा कि आप ऐसे क्वेश्चंस की नोट्स बना लीजिए या फिर इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को आज देखने के बाद 2 या 3 दिन के बाद फिर से देखते हैं तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे। तो आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, कब्ज के रोगी को आहार में अधिक मात्रा देनी चाहिए क्या। ऑप्शन सी रेशेदार युक्त पदार्थ। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पर वसा युक्त पदार्थ को भी शायद गेस कर रहे होंगे बट राइट आंसर है रेशे युक्त पदार्थ। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 347। क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगी के भोजन में कम देना चाहिए। ठीक है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज का रोगी जो होता है उसके भोजन में क्या कम देना चाहिए। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी श्वेतसार, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन रहेगा बट आपको यहाँ पर इनका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे श्वेतसार है तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं या फिर शर्करा भी कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो मधुमेह यानी कि डायबिटीज का रोगी होता है उसे भोजन में हमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम देनी चाहिए। ठीक है, इसे स्टार्च भी हम कह सकते हैं, ग्लूकोज भी हम कह सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी हम कह सकते हैं श्वेतसार को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 348। क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अधिक मात्रा में किस फल में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस फल में मिलता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है केला, बी है पपीता, सी है सेब, ऑप्शन डी है आंवला। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए पपीता। ठीक है,
देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम से पूछे जाते हैं। आई होप बहुत से लोगों ने इसमें सेब को भी राइट आंसर गेस किया होगा, बट सेब से ज़्यादा विटामिन ए पपीते में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 349। क्वेश्चन है हड्डियों को मजबूत करने वाला तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। चलिए फिर भी मैं आपको 4 ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है कैल्शियम, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है वसा। जी हाँ, राइट आंसर बिल्कुल सही आपने गैस किया है, कैल्शियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 350। क्वेश्चन है खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है ग्रीवा कशेरुका, ऑप्शन बी है शीर्षधर कशेरुका, ऑप्शन सी है अक्षक कशेरुका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया है। आपको बताना है कि खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका कौन सी होती है। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शीर्षधर कशेरुका। ठीक है, ये हमारे सर्वाइकल वाले जो कशेरुकाएं होती हैं उनमें सबसे ऊपर की कशेरुका होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 351। क्वेश्चन है झटके के साथ बोझ उठाने से अधिक संभावना रहती है। किसकी अधिक संभावना रहती है? ऑप्शन ए जोड़ उतरने की, ऑप्शन बी अस्थिभंजन की, सी पेशियों के खिंचाव की, या फिर डी मोच आने की। जब हम झटके से बोझ उठाते हैं तो सबसे अधिक किस इंजरी की संभावना रहती है, ये आपको बताना है। जोड़ उतरने की, अस्थिभंजन की, पेशियों के खिंचाव की, या फिर मोच आने की। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोड़ उतरने की, यानी कि डिसलोकेशन की। ठीक है, कभी भी झटके के साथ कोई बोझ बिल्कुल मत उठाइएगा, क्योंकि ऐसे में डिसलोकेशन की संभावना बहुत अधिक रहती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 352। क्वेश्चन है एक घायल मूर्छित व्यक्ति जिसकी हड्डी टूट गई है व रक्त बह रहा है के लिए सर्वप्रथम क्या उपचार करना चाहिए? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है रुधिर स्राव रोकेंगे, ऑप्शन बी मूर्छा दूर करने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी हड्डी टूटे अंग को सहारा देंगे, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है एक घायल मूर्छित व्यक्ति है जिसकी हड्डी भी टूट गई है का रक्त बह रहा है, तो ऐसे में आप सर्वप्रथम क्या उपचार देंगे? रुधिर स्राव को रोकेंगे, मूर्छा दूर करने का प्रयास करेंगे, हड्डी टूटे अंग को सहारा देंगे, या इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रुधिर स्राव को रोकेंगे। फ्रेंड्स, आजकल इस तरह से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन हर कोई क्वेश्चन इतना ईजी नहीं होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहने का तात्पर्य मेरा ये था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 353। क्वेश्चन है अस्थिभंजन में यदि हड्डी टूटकर खाल के बाहर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है साधारण अस्थिभंजन, ऑप्शन बी है संयुक्त अस्थिभंजन, ऑप्शन सी है कच्चा अस्थिभंजन, ऑप्शन डी है पचड़ी अस्थिभंजन। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। जब अस्थि भंजन में, यानी कि जब अस्थि टूट जाती है, कोई हड्डी टूट जाती है और वो खाल को बाहर निकाल कर बाहर आ जाती है, ठीक है, खाल में छेद कर कर या उसको घायल करके हड्डी खाल से बाहर आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? साधारण अस्थि भंजन, संयुक्त अस्थि भंजन, कच्चा अस्थि भंजन, या फिर पचड़ी अस्थि भंजन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त अस्थि भंजन, यानी कि कंपाउंड फ्रैक्चर। ठीक है, यहाँ पर फ्रैक्चर की बात हो रही है, तो कंपाउंड फ्रैक्चर को कहते हैं ऐसे फ्रैक्चर को जब बोन टूट कर हमारी जो मुलायम ऊतक होती है या खाल होती है उसको छेद कर बाहर आ जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 354। क्वेश्चन है मोच का कारण है। आपको बताना है मोच, जिसे हम स्प्रेन भी कहते हैं, तो उसका क्या कारण है। और 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है अस्थियों का टूट जाना, ऑप्शन बी है मांसपेशियों में चोट का आना, ऑप्शन सी है अस्थियों को अपने स्थान से हट जाना, ऑप्शन डी है स्नायुओं का टूट या खिंच जाना। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है कि मोच का कारण क्या है। अस्थि का टूट जाना, यानी कि हड्डियों का टूट जाना, मांसपेशियों में चोट आ जाना, अस्थियों के आपस अपने स्थान से हट जाना, या फिर ऑप्शन डी स्नायुओं का टूट या खिंच जाना।
आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्नायुओं का टूट जाना या खिंच जाना। ठीक है, स्नायु को हम लिगामेंट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 355 क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर है उससे क्या मापा जाता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है प्रतिरोध, बी है विद्युत शक्ति, सी है विद्युत धारा, डी है ऊर्जा। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर है उससे विद्युत धारा को मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 356 क्वेश्चन नंबर 356 है, गोनियोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए शरीर की हड्डियों की वृद्धि, ऑप्शन बी है मांसपेशियों की कार्यक्षमता, ऑप्शन सी है श्वसन की क्षमता, ऑप्शन डी है हृदय की गति। आ गया थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको पता होगा हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाया है कि जो गोनियोमीटर होता है वो हमारे जॉइंट्स के बीच एंगल को मापने का कार्य करता है, लेकिन इसके अलावा ये जो होता है मांसपेशियों की कार्यक्षमता को मापने का कार्य भी करता है। क्या, गोनियोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो कहीं पर आपको मांसपेशियों की कार्यक्षमता राइट आंसर मिलेगा, कहीं पर आपको दो संधियों के बीच यानी कि जॉइंट्स के बीच के कोण को मापने का लिए इसका उपयोग होता है, और इसका उपयोग लचीलापन मापने के लिए भी होता है। तो ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 357 क्वेश्चन है, पेशियों का संकुचन मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से रीड कर रहा हूँ। पेशियों के का संकुचन मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है कैस्कोग्राफ, ऑप्शन बी है मोनोमीटर द्वारा, ऑप्शन सी है मायोग्राफ द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर भी लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मायोग्राफ। ठीक है, मायोग्राफ द्वारा पेशियों का संकुचन मापने का कार्य भी किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 358 क्वेश्चन है, मानव की पेशियों की कार्यक्षमता नापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेशियों की कार्यक्षमता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है मायोग्राफ, बी है इंगोग्राफ, ऑप्शन सी है कैस्कोग्राफ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देखिए थोड़े से मिलते जुलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 357 है उसमें संकुचन मापने की बात हो रही है, और क्वेश्चन नंबर 358 में है कार्यक्षमता मापने की बात हो रही है। तो आपको राइट आंसर गैस करना है। संकुचन के लिए हमने बताया कि जब हमें पेशियों का संकुचन मापना होता है तो मैनोमीटर का यूज होता है, लेकिन जब हमें पेशियों की कार्यक्षमता मापनी होती है तो कौन सा उपकरण प्रयोग होता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिए। आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए कि कार्यक्षमता के लिए एर्गोमीटर, और अगर हम उनके संकुचन की बात करें तो वहाँ पर फिर मैनोमीटर का उपयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 359 क्वेश्चन है, सिनेमेटोग्राफी द्वारा क्या किया जाता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है मांसपेशियों की कार्यक्षमता, बी है शरीर की क्रियाओं का अध्ययन, सी है हड्डियों का अध्ययन, डी है श्वसन तंत्र का अध्ययन। आपको बताना है सिनेमेटोग्राफी द्वारा क्या किया जाता है, मांसपेशियों की कार्यक्षमता का अध्ययन, या फिर शरीर की क्रियाओं का अध्ययन, सी हड्डियों का अध्ययन, या फिर डी श्वसन तंत्र का अध्ययन। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 359 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है सिनेमेटोग्राफी द्वारा। ठीक है, जो सिनेमेटोग्राफी होती है उसके द्वारा शरीर की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 360 क्वेश्चन नंबर 360 है, व्यक्ति का सीजी यानी कि सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी जितना ऊपर होगा व्यक्ति उतना ही होगा। क्या होगा, असंतुलित। ऑप्शन ए है संतुलित, ऑप्शन बी है ए और सी दोनों, ऑप्शन सी है असंतुलित, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी।
आपको बताना है कि अगर व्यक्ति का सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी उसके शरीर में ऊपर होगा तो व्यक्ति कैसा होगा, संतुलित होगा, ए और सी दोनों यानी कि असंतुलित होगा, या फिर असंतुलित और असंतुलित दोनों होगा, या फिर कोई नहीं। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, शरीर में सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी जितना ऊपर होगा हमारा संतुलन उतना ही खराब होगा। ठीक है, अगर ऊपर होगा तो हम असंतुलित रहेंगे, जितना नीचे सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी होगा शरीर में उतना संतुलन अच्छा होगा। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे होता है, इसलिए वो संतुलन वाले खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर पाती हैं, जैसे कि जिम्नास्टिक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 361। क्वेश्चन है मणिबंध संधियां कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है कार्पल जोड़ में, बी है हाथों में, सी है पीठ में, डी है कंधे में। आपको बताना है जो मणिबंध संधियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, कार्पल जोड़ों में, हाथों में, पीठ में, या फिर कंधे में। आई होप आपने राइट आंसर गेस्ट कर लिया होगा। जी हाँ, जो मणिबंध संधियां हैं वो कार्पल जोड्स में पाई जाती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 362। क्वेश्चन है क्षैतिज दूरी सबसे ज़्यादा किस कोण पर प्राप्त की जा सकती है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि क्षैतिज दूरी या फिर क्षैतिज किसे कहेंगे। ठीक है, जो क्षैतिज है उसे कहते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन है वो सबसे ज़्यादा किस कोण पर प्राप्त की जा सकती है, ये आपको बताना था। ठीक है, इसमें 45 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री के पर क्षैतिज दूरी सबसे ज़्यादा कोण प्राप्त किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 363। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमायोग्राफ का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, पेशियों की स्थिति के लिए, ऑप्शन बी पेशियों के का कोण के जानने के लिए, या फिर ऑप्शन सी पेशियों का खिंचाव, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो आपका इलेक्ट्रोमायोग्राफ है इसका प्रयोग पेशियों की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 364। क्वेश्चन है मानव शरीर में पाए जाने वाले उत्तोलक हैं। ठीक है, उत्तोलक को इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। आपको यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले उत्तोलक कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में होना चाहिए था कि मानव शरीर में पाए जाने वाले या फिर अधिकतः पाए जाने वाले उत्तोलक कौन से हैं। ठीक है, या फिर मुख्यतः पाए जाने वाले उत्तोलक कौन से हैं, ये होना चाहिए था, क्योंकि सभी प्रकार के उत्तोलक कहीं ना कहीं मनुष्य की क्रियाओं के साथ संबंध रखते हैं। क्योंकि जब मनुष्य कुछ क्रिया करता है या फिर जब हम खेलते हैं तो लगभग लगभग सभी प्रकार के उत्तोलक यूज होते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः वर्ड होना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन में है फर्स्ट और थर्ड उत्तोलक, ऑप्शन बी है ए और सी दोनों, ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड लीवर, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा कि मानव शरीर में जो मुख्यतः उत्तोलक पाए जाते हैं वो होते हैं फर्स्ट एंड क्लास उत्तोलक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 365। क्वेश्चन रीड करने से पहले कहना चाहूँगा कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 365 है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले उत्तोलक को हम क्या कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला उत्तोलक कौन सा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट उत्तोलक यानी कि फर्स्ट क्लास लीवर, ऑप्शन बी है सेकंड उत्तोलक यानी कि सेकंड क्लास लीवर, ऑप्शन सी है थर्ड उत्तोलक यानी कि थर्ड क्लास लीवर, ऑप्शन डी है सेकंड और थर्ड उत्तोलक यानी कि सेकंड एंड थर्ड क्लास लीवर। कौन सा उत्तोलक, कौन सा लीवर मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। चलिए आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो थर्ड क्लास उत्तोलक है, जो थर्ड क्लास लीवर है, वो मनुष्य के शरीर में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, अधिकांश या फिर अधिकतर पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 366।
क्वेश्चन है तीव्र व्यायाम करने से हृदय का कौन सा भाग बढ़ता है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, फिर से मैं रीड कर रहा हूँ। तीव्र व्यायाम करने से हृदय का कौन सा भाग बढ़ता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है अलिंद, बी है निलय, सी है धमनियाँ, डी है सिराएं। जब आप तीव्र व्यायाम करते हैं तो आपके हृदय का कौन सा भाग बढ़ता है। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निलय। ठीक है, जो निलय होता है वो हमारे में नीचे की ओर होता है। ठीक है, इसमें 4 ये भागों में बटा होता है। 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। जो अलिंद होते हैं वो ऊपर होते हैं, ऊपर के जो हमारे कोस्टल होते हैं, और जो नीचे के कोस्टल होते हैं उन्हें हम निलय कहते हैं। तो निलय वाला भाग जो है उसमें वृद्धि होती है तीव्र व्यायाम के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 367 क्वेश्चन है खेल चोटें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 2 प्रकार की, बी है 5 प्रकार की, सी है 4 प्रकार की और डी है 3 प्रकार की। चलिए जल्दी से बताइए राइट आंसर। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, जो खेलों में मुख्य चोटें होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं एक्यूट, ओवर यूज और क्रॉनिक। ठीक है, एक्यूट इंजरी, ओवर यूज इंजरी और क्रॉनिक इंजरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 368 क्वेश्चन है रक्त की प्रकृति कैसी होती है। जो रक्त है यानी ब्लड है वो किस प्रकृति का होता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है अम्लीय यानी कि एसिडिक, बी है उदासीन, सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है क्षारीय यानी कि अल्कलाइन। चलिए बताइए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू है वो होता है कितना, 7.40 या फिर 7.35 से 7.45, और 7 से ऊपर जिसका भी पीएच होगा वो अल्कलाइन होगा, 7 से नीचे जिसका पीएच होगा वो अम्लीय यानी कि एसिडिक होगा, और जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 369 क्वेश्चन है उपचारात्मक व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है 3 प्रकार के, बी है 5 प्रकार के, सी है 4 प्रकार के, ऑप्शन डी है 2 प्रकार के। ठीक है, जो उपचारात्मक व्यायाम होते हैं यानी कि जो व्यायाम ट्रीटमेंट के दौरान यूज होते हैं तो वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 2 प्रकार के। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 प्रकार के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 370 क्वेश्चन है ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है पीएच, ऑप्शन बी है एडीपी, ऑप्शन सी है एटीपी, ऑप्शन डी है डब्ल्यूबीसी। जो ऊर्जा होती है उसका संग्रह किस रूप में होता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एटीपी। ठीक है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 371 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एटीपी विभाजन में कौन एंजाइम कार्य करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना ही होना चाहिए। जब एटीपी का विभाजन होता है तो वहाँ पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है एटीपस एंजाइम, बी है एल्ट्रिनोज, ऑप्शन सी है एट्रिपसन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, एटीपी विभाजन में एटीपस एंजाइम कार्य करता है। ठीक है, एटीपस एंजाइम एटीपी विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है प्राणवायु की उपस्थिति में श्वसन की कौन सी क्रिया होती है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है मैट क्रेब्स चक्र, ऑप्शन बी है कार्पस चक्र, ऑप्शन सी है क्रेब्स चक्र, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। आपको बताना है प्राणवायु की उपस्थिति में श्वसन की कौन सी क्रिया होती है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रेब्स चक्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 373 क्वेश्चन है शरीर में CO2 का परिवहन कौन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिर से। आई होप आपने आंसर गेस कर भी लिया होगा। जी हाँ, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है आरबीसी,
बी है WBC, सी है रक्त प्लाज्मा, डी है विम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स। आपको बताना है कि शरीर में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रक्त प्लाज्मा। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है वो CO2 के परिवहन का कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 374। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता कितने ताप पर आयोजित की जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिताएं जो होती हैं स्विमिंग पूल में होती हैं। ठीक है, 50 मीटर का स्विमिंग पूल होता है जिनकी लेंथ 50 मीटर होती है। ठीक है, तो उसमें जो पानी का ताप यानी कि पानी का टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। 23 डिग्री सेल्सियस, बी है 21 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 24 डिग्री सेल्सियस। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कोशिकाओं की प्रोटीन कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से समझिए, कोशिकाओं की प्रोटीन किसे कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि कोशिकाओं का प्रोटीन किसे कहा जा सकता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है राइबोसोम, बी है सेंट्रोजोम, ऑप्शन सी है लाइसोजोम्स, ऑप्शन डी है क्रोमोसोम्स। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आपको बताना है कि कोशिकाओं का प्रोटीन किसे कहा जाता है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स को कोशिकाओं का प्रोटीन कहा जाता है। राइबोसोम्स को ही प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम्स और लाइसोसोम में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। राइबोसोम्स को मैंने बताया कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो लाइसोसोम्स को या फिर लाइसोजोम्स को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 376। क्वेश्चन है कोशिकाओं के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन निभाते हैं ये आपको बताना है। जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है न्यूक्लियोली, बी है सेंट्रोसोम, सी है राइबोसोम और डी है लाइसोजोम्स। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। इसका राइट आंसर बताने से पहले कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में शेयर कीजिए जो भी ग्रुप्स फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। ठीक है, नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेंट्रोसोम। ठीक है, कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं एक और अगली और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। सो टेक केयर, बाय बाय।